हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सौरभ गोयल, कंसल्टेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, एपिक हॉस्पिटल अहमदाबाद। मैं पिछले लगभग 23-24 साल से इस फील्ड में हूँ, नी रिप्लेसमेंट एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज में। और मैंने अभी तक अप्रोक्सीमेटली 18 से 19,000 जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज में अभी तक कर चुका हूँ। मैं आज आपके कुछ प्रश्नों को सामने से पूछ के और सामने उनका सॉल्यूशन लाना चाहता हूँ। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम डॉक्टर को बताने गए, पर्टिकुलरली अपने घुटने की समस्याओं को लेकर के, तो डॉक्टर तो तुरंत ऑपरेशन का बोल देते हैं। मैं आपको ज़रा विस्तार में ये समझाना चाहता हूँ कि हर एक पेशेंट को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, और किस प्रकार के पेशेंट्स को ऑपरेशन की ज़रूरत होती है और उन्हें कब और कैसे करा लेना चाहिए। सबसे पहले तो जो हमारे घुटने होते हैं उन्हें हमारे 4-5 प्रकार की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती है। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा तो होता है कि मुझे घुटने में बहुत दर्द है, ठीक है। दूसरा होता है कि घुटने में मेरे को सूजन आती है। तीसरा होता है कि मुझे घुटने में से अमुक टाइम पे कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटी करने पे या नॉर्मल चलने से भी मुझे आवाज़ें आती है घुटने में से। एक होता है कि मेरा घुटना लॉक हो जाता है, कि मैं कहीं बैठ जाता हूँ और खड़ा होता हूँ तो मेरा घुटना अटक जाता है, या मैं सड़क पे चलते चलते या सीढ़ी चढ़ते उतरते मेरा घुटना अटक जाता है और मुझे सब चीज़ भूल के वहीं बैठ जाना पड़ता है। घुटने को थोड़ा हिलाता डुलाता हूँ तब वो अनलॉक होता है, जब वो खुलता है फिर मैं चल पाता हूँ। जब चलता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई तकलीफ नहीं है, पर ये मेरे को एक टाइम बम जैसा लगता है कि कभी भी लॉक हो जाएगा। पांचवा होता है कि मेरा घुटना डिफॉर्म हो गया, उसकी शेप बिगड़ गई है। मैं सामने वाले देख के कहते हैं कि धनुष आकार, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि बो लेग हो गया है, तो वो हो गया है। या वाल्गस नी होते हैं, नॉक नी जिसको बोलते हैं, जिसमें दोनों घुटने बाहर की तरफ चले जाते हैं, उस प्रकार से हो गया है। और चौथा ये होता है कि मैं चल नहीं पाता हूँ, मुझे परेशानी होती है, मेरी चाल बिगड़ गई है। तो ये परेशानियाँ होती हैं। इनमें से कुछ परेशानी मिलजुल के या अलग से भी ऑपरेशन की तरफ इंगित करती हैं, उसकी तरफ पॉइंट करती हैं, और मैक्सिमम परेशानियों में नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम बात करेंगे सबसे प्रमुख कंप्लेन, वो है पेन की, कि मुझे घुटने में दर्द होता है। तो अमूमन ये हो जाता है लोगों को आज की तारीख में ये भ्रांति है कि मुझे दर्द होता है, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, एक्सरे कराएंगे और वो तो ऑपरेशन की बात बोल देंगे। पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पेन एक खाली एक सिम्टम है, वो अपने शरीर में कुछ प्रॉब्लम है उसकी तरफ इशारा करता है। हर एक पेन ऑपरेशन की ओर नहीं ले जाता है। पर्टिकुलरली जब अगर हमको पेन है जो खाली सीढ़ी चढ़ने में होता है या ज़मीन पे बैठ के खड़े होने पे होता है, या अगर हम नॉर्मल जो अपना देशी टॉयलेट होता है उसको यूज़ करते हैं, मतलब उकड़ू बैठते हैं तभी होता है, और चलने में मुझे दर्द नहीं होता है, तो ये हम लोग इसको मेडिकल भाषा में कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली कहते हैं। मतलब जो अपनी ढकनी होती है, अपने जॉइंट का, नी जॉइंट का जो तीसरा पार्ट होता है, जिसका पीछे का कार्टिलेज थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, तो वो जॉइंट खराब नहीं हुआ है, पर हाँ बहुत अर्ली उसकी शुरुआत हुई है। इस समय अगर आप ध्यान रखेंगे तो हो सकता है आगे जाके आपका जॉइंट डैमेज नहीं हो। पर बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें। हमें नेचर और अपना खुद का शरीर हमें बता रहा है कि ये 3 चीज़ें करने में हमें तकलीफ है, तो उन चीज़ों को अपने को अवॉइड करना चाहिए। अगर खाली सीढ़ी चढ़ने में दुखता है, अगर ज़मीन पे बैठ के खड़े होने पे दुखता है, और या फिर मैं अगर नॉर्मल टॉयलेट को यूज़ करता हूँ, कमोड यूज़ नहीं करता हूँ तो। हाँ, पर साथ के साथ अगर आपको ये दर्द, इन चीज़ों में तकलीफ नहीं है, तो कृपया उन्हें बंद करने का नहीं सोचें। आपकी मसल पावर अच्छी है तो आप बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं, बट अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको इनको अवॉइड करना चाहिए। नॉर्मली ये प्रॉब्लम पेशेंट को कब होती है, जब उनका कोई भी कारण से सडनली वजन बढ़ा है। अगर 5-7 किलो 10 किलो अगर उनका 2-4 महीने में बढ़ गया है, या घर में ऐसा कोई प्रसंग या एक्टिविटी हुई है जिसमें उन्हें बार बार ज़मीन पर बैठना पड़ा है, खड़े होना है। हम रहते शहर में, पर अभी हम कुछ दिन गांव गए थे, वहाँ पे हमारे को कमोड नहीं ले पाया था, तो हमें नॉर्मल टॉयलेट यूज़ करना पड़ा। तो अगर ऐसा कुछ बॉडी पे एक्स्ट्रा लोड ज़्यादा आता है तो ये प्रॉब्लम जनरली आती हैं, और साथ के साथ ये चीज़ें आप करना बंद करेंगे तो ये ठीक भी हो जाता है। तो ये जॉइंट रिप्लेसमेंट की तरफ इशारा बिल्कुल नहीं करता है। मगर हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं चलता हूँ तो मेरा दर्द बढ़ जाता है, और मैं अगर जितना ज़्यादा चलता हूँ दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है, मैं बिल्कुल चल नहीं पाता और मुझे बैठना पड़ता है,
तो इस दर्द को अपन नज़रअंदाज नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। कॉन्ड्रोमलेशिया और आर्थराइटिस जो दूसरा प्रकार का दर्द है जो मैंने अब समझाया, वो आर्थराइटिस का दर्द होता है। तो दोनों के अंदर डिफरेंशिएट करना बहुत सिंपल है। अगर आपको कहीं कुर्सी पे थोड़ी देर बैठ गए या कहीं सोफे पे बैठ गए रेस्ट करें और आप चलते हैं, तो शुरू में आपको ऐसा लगेगा मेरा पैर एकदम टाइट हो गया है, जकड़ गया है, पर मैं थोड़ा चलता हूँ उसके बाद मुझे ठीक लगता है, तो ये कॉन्ड्रोमलेशिया होने की संभावना ज़्यादा है। मगर आपको दूसरी पिक्चर में कि अगर मैं थोड़ी देर चलता हूँ तो मुझे टाइट तो लगता है, पर ज़्यादा चलने से मेरी तकलीफ और बढ़ जाती है, तो फिर ये आर्थराइटिस की तरफ इशारा करता है। एडिशनली अगर आपका चलते चलते चाल बिगड़ जाती है, आप टेढ़ा चलते हैं, तो फिर ये और आर्थराइटिस की तरफ इशारा करता है। अब एक दूसरी कंप्लेन की बात करेंगे, वो है स्वेलिंग। स्वेलिंग बॉडी का एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है। जैसे अपने आँख में कभी अगर कोई कंकड़ या कचरा गिर जाता है तो आँख से पानी आता है, उसी प्रकार से जॉइंट में अगर कुछ भी डैमेज है, हो सकता है आपका कोई लिगामेंट खिंच गया हो, आपको कोई चोट लगी हो या आर्थराइटिस हो, तो ज़्यादा चलने से जब उसका कचरा पैदा होता है तो वो रिस्पॉन्ड करता है स्वेलिंग के रूप में। तो स्वेलिंग अकेली हो उसको लेके आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। जब भी स्वेलिंग आए आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, उस पर ठंडा सेक करना चाहिए, गर्म नहीं। कोई प्रकार की मालिश नहीं करनी चाहिए। नी कैप पहन के रखो, और जो एक्टिविटी अगर आपको पता चले कि हाँ इसको करने से मुझे तकलीफ हुई थी, उस तकलीफ को आप उस एक्टिविटी को करना आप अवॉइड कीजिए। ये बहुत सिंपल है। पर हाँ, जैसे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि स्वेलिंग भी आ रही है, दर्द भी हो रहा है, चाल भी बिगड़ रहा है, देन आपको डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हो सकता है आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत हो। अभी काफ़ी पेशेंट्स हमें पूछते हैं कि साहब मैं जब भी चलता हूँ तो या चलती हूँ तो मेरे घुटने में से टक टक की आवाज़ आती है, कुछ कचर कचर की सी आवाज़ आती है और मुझे दर्द नहीं होता है और कोई स्वेलिंग भी नहीं आती है। तो मैं बोलूँगा आप इस चीज़ को आप सिर्फ इग्नोर करिए, इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अपनी उंगलियां चटकती हैं उसी प्रकार से जॉइंट में से ये चटकने की आवाज़ है। पर हाँ, अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ अंदर घिस रहा है, मुझे मुझे पता चलता है कि हड्डी से हड्डी घिस रही है, मेरे को चलने में तकलीफ हो रही है, तो फिर अपन को उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बाकी आवाज़ को लेके अपन को चिंता नहीं करनी है। चौथा कंप्लेंट है लॉकिंग का। लॉकिंग मतलब क्या होता है कि अपन बैठ के खड़े होते हैं और चला नहीं जाता शुरू के 5-7 कदम, तो उसे हम कहेंगे कि स्टिफनेस। इट इज़ नॉट लॉकिंग, अटकता नहीं है। लॉकिंग का मतलब होता है कि मेरा घुटना एक जगह अटक गया और मैं ना उसको सीधा कर पा रही हूँ, ना उसको मोड़ पा रही हूँ, वो लॉकिंग है, वो है अटकना। तो वो जनरली मेनिस्कस की प्रॉब्लम में ऐसा होता है और उस समय अपन को एमआरआई कराना चाहिए। और अगर उसमें टेयर है, पर्टिकुलर 2-3 टाइप के टेयर होते हैं जिसमें जनरली सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन आपको गाइड कर सकते हैं। बाकी सिर्फ लॉकिंग की वजह से अपन को उसको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर लॉकिंग को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है पेशेंट्स की कि मेरे घुटने की शेप बिगड़ गई है, उसमें जनरली क्या होता है कि जॉइंट अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं जिसको हम वेरस डिफॉर्मिटी बोलते हैं, या घुटने बाहर की तरफ जाते हैं जिसमें घुटने दोनों टच होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में नॉक नीज बोलते हैं या वेल्गस नी बोलते हैं मेडिकल टर्म में। अगर ये नॉर्मल से ज़्यादा है और साथ में एक्सरे में अपन को देखते हैं तो अगर जॉइंट की स्पेस है जो होनी चाहिए वो ख़त्म हो गई है, चाल बिगड़ गई है, हम ज़्यादा चल नहीं पाते, आधा किलोमीटर से ज़्यादा चलने में या 1 किलोमीटर से ज़्यादा चलने में हमें बहुत तकलीफ़ होती है, सांस चढ़ जाती है, कमर में दर्द होने लग जाता है, पेन किलर्स काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप हो सकता है कि ऑपरेशन का केस हो। और मैं मेरी प्रैक्टिस में ऐसे पेशेंट्स को ही नी रिप्लेसमेंट की सलाह देता हूँ। बाकी की जो मैंने कंप्लेंट्स बताई उसमें यूजुअली अपन को नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सर आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, पर थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं कि सर कोई पेशेंट की एज या वेट उसमें कोई मैटर करता है? मैं इसको एज नहीं मैटर करता है, स्टेज मैटर करती है कि जो आपको प्रॉब्लम है वो किस स्टेज पे है। अगर वो स्टेज 3 या 4 पर है, आर्थराइटिस अगर स्टेज 3 या 4 पर है, एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस है, एमआरआई या एक्सरे में दिख रहा है कि जॉइंट स्पेस बिल्कुल है नहीं, या गठिया के अंदर एक्स्ट्रा बड़ी हुई हड्डी नहीं दिखती है पर जॉइंट स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब हो चुकी है, आप अपना काम अपने तरीके से अपनी स्पीड पे नहीं कर पा रहे हैं, आप डिपेंडेंट फील करते हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, फैमिली सपोर्ट आपको जितना चाहिए उतना आपको लगता है मुझे नहीं मिल रहा है,
देन यू आर अ केस फॉर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। और ये एज मैटर नहीं करता है। आज की तारीख में जो हमारे पास इम्प्लांट्स हैं वो 30-40 साल या उससे भी ज़्यादा चलने वाले इम्प्लांट्स हैं। पेशेंट्स उनको जुडिशियसली यूज़ करते हैं तो प्रैक्टिकली लाइफ टाइम वो चलते हैं इम्प्लांट्स। तो एज मैटर नहीं करती है। आप अगर 40 साल की एज में बोलेंगे कि मैं अभी मुझे बिस्तर में रहना चलेगा, मैं टेढ़ा चलूँगा, मेरी कमर बिगाड़ूँगा वो चलेगा, पर नी रिप्लेसमेंट करा के मुझे शादी में डांस नहीं करना है या मुझे ठीक से नहीं चलना है, मेरी फैमिली का ध्यान नहीं रखना है, तो वो दैट इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल। आज के ज़माने में सब चाहते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट रहूँ, मैं अपना काम अपने तरीके से कर सकूँ, वो बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे पास जो मैंने मैक्सिमम नी रिप्लेसमेंट किया वो भी रिविजन सर्जरी थी। 95 इयर्स के का पेशेंट थे। उन्हें मैंने काफ़ी समय तक उनको कोशिश करी कि भाई 95 में क्या करना है, और वो कैटेगरिकली पेशेंट बोलते हैं कि साहब मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कुछ भी हो जाए तो, पर मैं टेढ़ा तो नहीं चलूँगा। आपको जहाँ साइन कराना है कराओ, पर मैं अच्छे से जीना चाहता हूँ। एंड अल्टीमेटली वी डिड द सर्जरी एंड ही वाज़ हैप्पी। सो कहने का मतलब ये है। और सिमिलरली कम एज में अपन बोले तो 28 या 30 इयर्स की एज की फीमेल पेशेंट, गठिया का पेशेंट, घर में वो खड़ी भी नहीं हो सकती है, चल भी नहीं सकती है, उस पेशेंट को आप ये थोड़ी बोलेंगे कि आप 60-70 के होने पर आइए। पर 30 साल की उम्र में वो ऑपरेशन कराती है, 30-40 साल जॉइंट चलता है, शायद उसको अगली बार 60 या 70 पे दोबारा करना पड़ेगा। उस समय की टेक्नोलॉजी और बेटर होगी और 30-40 साल निकल जाएंगे, तो प्रैक्टिकली लाइफ टाइम के लिए आप अच्छे से घूमते फिरते रहे ना। उसमें आपको परेशान होने की, दुखी होने की और ये मानने की कि हाँ मेरा तो अब जीवन पूरा हो गया, अब मैं कैसे जीऊँगी, फैमिली का कैसे ध्यान रखूँगी, वो सोचने का मतलब नहीं होता है। तो एज मैटर नहीं करता है बिल्कुल भी। सिमिलरली वेट भी मैटर नहीं करता है। वेट में क्या है कि अगर आप ओवरवेट हैं, अनफॉर्चुनेटली आप नहीं चल पा रहे हैं, इसलिए आपका उत्तरोत्तर दिनों-दिन आपका वज़न अगर बढ़ता जा रहा है, तो आप घटाएँगे कैसे? आप चलेंगे तो ऑटोमेटिकली वज़न कम होगा। तो आप अगर ऑपरेशन नहीं कराते हैं वज़न की वजह से, तो वो वज़न आपका अगले साल और 2 किलो बढ़ने ही वाला है। भगवान ना करे आपको दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाए, शुगर की, बीपी की, हार्ट की। फिर ऐसा नहीं हो कि फिजिशियन बोले कि साहब अभी तो बहुत हाई रिस्क हो गए, अब ऑपरेशन अपन नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत पेशेंट्स हैं जिनका 150 किलो तक के भी, कि जिन्होंने चल के अपना वज़न 30-30, 40-40 किलो वज़न कम कर लिया एंड प्रैक्टिकली दे आर डूइंग एवरीथिंग, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये जो सर्जरी है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए है, इसके लिए नहीं कि अपन को कॉस्मेटिक है ये। कॉस्मेटिक नहीं है, ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ देती है। आप बहुत खुश हो जाते हैं, आप अपना काम खुद कर पाते हैं, डिपेंडेंट नहीं रहते, डिप्रेशन से बाहर निकल जाते हैं। शुगर, बीपी की बीमारी है तो चलने से काफ़ी अच्छी मेडिसिन से कंट्रोल हो जाती है। आप चलेंगे तो आपका शुगर के जो डॉक्टर्स हैं वो भी खुश होंगे कि हाँ, अब आपका शुगर बहुत अच्छे से कंट्रोल है। इवन बॉर्डरलाइन शुगर वाले केस तो ठीक हो जाते हैं। तो एज या वेट से रिलेटेड अपन करें तो वो सही नहीं है। सर एक दूसरा क्वेश्चन था कि दोनों पैरों की सर्जरी एक साथ करवा सकते हैं कि एक के बाद ही एक करवाना पड़ता है? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लोगों को ये बहुत प्रश्न मुझसे पूछते हैं। अब इसमें ऐसा है कि जब घुटने खराब होते हैं तो नॉर्मली दोनों साथ में खराब होते हैं। कभी कभार ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका एक ही घुटना खराब है, तो उन्हें मैं ये भी समझाता हूँ कि देखिए चूंकि आपका दूसरा घुटना ठीक है, इसलिए आपको जो खराब घुटना है उसको टाइम से जल्दी आप ऑपरेशन करा लीजिए, ताकि वो जो दूसरे घुटने पे लोड आ रहा है वो नहीं आए, वो बिगड़े नहीं। और जब एक ही घुटना खराब होता है तो आप विश्वास करिए कि आपका जो ठीक वाला जो घुटना है, जो अच्छा है, आपको पेन उसमें ज़्यादा होता है। आपको ये लगेगा कि डॉक्टर तो जो जिसमें दर्द है उसकी तो बात ही नहीं कर रहे, और जिसमें दर्द नहीं है उसके ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। और ये बहुत बहुत कॉमन चीज़ है कि खराब घुटना लोड नहीं लेता है, जो अच्छा घुटना है उसके ऊपर आप सारा लोड डालते हैं जाने अनजाने में, इसलिए उसमें पेन हो रहा है। तो वो बिगड़े उसके पहले आप जो खराब वाला घुटना है उसको आप ऑपरेट करा लो, ताकि जो दूसरा घुटना बिगड़े नहीं। हाँ, जैसे नॉर्मल पब्लिक होती है जिनके दोनों घुटने खराब होते हैं, तो दोनों घुटने आज के ज़माने में, आज की टेक्नोलॉजी में अपन कर सकते हैं। आपका पेशेंट का मेडिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है कि उसका हार्ट, उसकी किडनी, उसके लिवर, वो सब उसके अच्छे हैं, कोई रिस्क फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो अपन कर सकते हैं दोनों घुटने साथ में। सर ये रोबोटिक सर्जरी और नॉर्मल सर्जरी में क्या डिफरेंस है? रोबोटिक सर्जरी आज की तारीख का लेटेस्ट इनोवेशन है।
फुल्ली ऑटोमेटिक वंडरफुल रोबो हैं जो फुल कटिंग जो होता है वो खुद करते हैं, फुल 100% कटिंग वो रोबोट ही करता है। इसमें हम लोग पहले सीटी स्कैन कराते हैं पेशेंट का, उसको फिर उसके कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के अंदर हम उसको डालते हैं। पेशेंट जो प्लानिंग होती है सर्जरी की वो पहले सॉफ्टवेयर करता है, डॉक्टर उनको देखते हैं फिर से, अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है तो वो करते हैं। देन वो जानकारी रोबो में डाली जाती है और रोबो फिर उसके अंदर ऑपरेशन के अंदर डॉक्टर को जॉइंट खोल के और उसको रोबो को दिखाना पड़ता है। फिर उसमें से मार्कर्स हम लोग बताते हैं कि 70-80 मार्कर्स जो कि सीटी स्कैन के साथ रोबो कंटिन्यूसली मैच करता है कि भाई जो पोजीशन रो सीटी स्कैन में वही के वही सेम पॉइंट्स जो पेशेंट के दिख रहे हैं ऑन टेबल वो वही की वही पॉइंट्स हैं, वो कंफर्म करने के बाद में ही हम सर्जरी करते हैं। तो रोबो उसके अंदर 12-13 मिनट के अंदर पूरी कटिंग कर देता है। उसका सबसे अच्छा एडवांटेज होता है उसका प्रिसीजन, कि अगर मुझे कहीं से 8.2 मिलीमीटर काटना है तो वो 8.2 ही काटेगा, 5.4 है तो 5.4 ही काटता है। मैनुअल एरर इसमें बिल्कुल चला जाता है। तो जब कटिंग जो होती है वो फाइन और प्रिसाइज होती है तो इम्प्लांट की फिटिंग बहुत अच्छी होती है, उसका अलाइनमेंट बहुत अच्छा होता है और जॉइंट की लाइफ बढ़ जाती है। पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, बहुत ईजी हो जाती है। ये रोबोट के फायदे हैं। सर इसमें हॉस्पिटल स्टे कितने दिन का होता है? आजकल नी रिप्लेसमेंट में नॉर्मल हम हॉस्पिटलाइजेशन 4 to 5 डेज का मान के चलते हैं। एक नी के लिए लगभग 4 डे और दोनों के लिए अगर कर रहे हैं तो लगभग 5 डे होता है। पर यस, ड्यूरेशन कम हो रहा है, बट पेशेंट को हम लोग जल्दी डिस्चार्ज करने में नहीं रहते हैं। पेशेंट कंफर्टेबल हो जाए, अपना काम खुद करने लगे, आराम से चलना फिरना कर सके, टॉयलेट बाथरूम जा सके, सीढ़ी चढ़े उतरे और लेडीज जो है किचन में जाके एटलीस्ट चाय बना सकें। हम वो मान के चलते हैं कि इतना रिकवरी हो जाती है 4-5 दिन में, फिर डिस्चार्ज करते हैं। घर जाके परेशानी नहीं आनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। सर क्या विटामिन की कमी से घुटने में दर्द होता है तो सर्जरी जरूरी है? ये आपने आज बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आज के ज़माने में क्योंकि हम लोगों का घर, गाड़ी, ऑफिस सब कुछ एसी होता है, हम लोगों का सूर्य का एक्सपोजर बिल्कुल नहीं के बराबर है, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी इज़ वेरी 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 कॉमन। तो ये क्या है, जब विटामिन डी की कमी होती है तब वो जो कैल्शियम है हमारे ब्लड का वो बोन्स में जाके डिपॉजिट नहीं होता है, प्रॉब्लम वहाँ आती है। और अगर आपका विटामिन डी कम है तो आप कितना भी कैल्शियम खाएंगे वो कैल्शियम हमारी बोन्स में नहीं पहुँचता है। तो आप ज़्यादा कैल्शियम खाने के अपनी प्रॉब्लम्स होते हैं, और अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो वो जो कैल्शियम हम खा रहे हैं या हमारे ब्लड का है वो बोन्स में नहीं पहुँचता है, तो वो बोन्स को कमज़ोर कर देता है, वो जॉइंट्स का लोड नहीं ले पाती हैं बोन्स, मसल्स भी वीक हो जाते हैं, तो वो आर्थराइटिस में धीरे धीरे डेवलप हो सकता है। होता ही है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, पर हाँ अगर एक अमुक लेवल से ज़्यादा लोड आता है तो जॉइंट्स को डैमेज डेफिनेटली कर सकता है। सिमिलरली आज की तारीख में विटामिन B12 और विटामिन सी की भी डेफिशिएंसी काफ़ी देखने को मिलती है। हमारा खान पान जो है गरिष्ठ हो गया है, न्यूट्रिशियस नहीं है, नेचुरल, लोकल, कलरफुल जो हमको खाना चाहिए, सीजनल, वो हम नहीं खाते हैं। हम लोग आम जो है हमको सर्दी में खाना है, गर्मी में हमें सर्दी के फ्रूट्स खाने हैं। तो जब भगवान ने हमें जो सर्दी का फ्रूट बनाया है तो सर्दी में खाना चाहिए, गर्मी का फ्रूट सब्जी है वो गर्मी में खानी चाहिए। तो नेचर को हमको सपोर्ट करना चाहिए, और लोकल जो ग्रोन है वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो वो एक कहावत है ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप हमारे पास अपनी परेशानी लेके आओ। आप अपना ध्यान रखेंगे तो मेरी रिक्वायरमेंट आपको नहीं रहेगी। सर ऑपरेशन के बाद हम कितने दिन में चल सकते हैं? ऑपरेशन के बाद आप बहुत जल्दी मोबिलाइज हो जाते हो, या तो सेम डे या मैक्सिमम नेक्स्ट डे आप खड़े होकर अपने पैरों पे। शुरू में हम लोग 2-4 दिन वॉकर देते हैं, फिर 5-7 दिन हम आपको स्टिक देते हैं, आप आराम से चलते हैं, पेशेंट इंडिपेंडेंट हो जाता है। उससे यही फीलिंग आती है कि मैंने पहले करा लिया होता तो इतने समय की मैंने तकलीफ देखी वो मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितने दिन मैं लोगों पे आश्रित रहा, डिपेंडेंट रहा, डिप्रेशन में रहा, वो सब मुझे नहीं देखना पड़ता। तो कराने के बाद हमेशा पेशेंट यही बोलते हैं कि मैंने पहले क्यों नहीं कराया। बट यस, अगर आप टाइम से कराते हो तो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहती है, रिकवरी बहुत फास्ट होती है। तो आप सर्जरी से घबराइए मत कि मेरे को ऑपरेशन बोल दिया है।
आज अगर हमको भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, गाड़ी का पेट्रोल रिजर्व में होता है तो पेट्रोल भराते हैं, पंक्चर होता है तो टायर ठीक कराते हैं, घिस जाता है तो रिपेयर कराते हैं। तो जब हम गाड़ी को इतना ध्यान रखते हैं तो अपने शरीर के लिए हम क्यों नहीं सोचते? सर कोई पेशेंट की मेडिकल कंडीशन में उनको शुगर हो या बीपी हो तो ये सर्जरी उनके लिए हितावत है? एक्चुअली तो जिनको शुगर या बीपी है या हार्ट की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, उनके लिए तो ये जीवदायी साबित होती है, क्योंकि ये फिजिशियन आपको हमेशा बोलेंगे कि अगर आपको शुगर है, बीपी है, वज़न ज़्यादा है या हार्ट की प्रॉब्लम है तो आपको बोलेंगे कि आप खूब चलिए, ताकि आपकी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा रहे, तो आपकी मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी। जब हमें घुटने की तकलीफ हो जाती है तो हम चल ही तो नहीं पाते। तो आप घुटने को ठीक करिए, आप चलने लगिए, तो आपको ये सब प्रॉब्लम्स आएगी नहीं। हाँ, जहाँ तक आपने बोला कि जिनको ऑलरेडी है प्रॉब्लम, तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा। आप चलेंगे तो आपका शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल्ड होगा। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनकी 100-100 यूनिट इंसुलिन जाती थी और उनकी इंसुलिन बंद हुई है। बॉर्डरलाइन शुगर वाले पेशेंट की तो शुगर ठीक हो गई है। कुछ पेशेंट्स जो मॉनिटर नहीं करते उनकी लो भी हो जाती है, पर ठीक है, मतलब वो ठीक हो सकता है, ऐसा नहीं है। बट ये प्रॉब्लम जो है ना कि शुगर मेरी बढ़ती जा रही है, उसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। वॉकिंग इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। उसका मेडिकल रीज़न क्या होता है कि जब अपन चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो जो बॉडी का जो शुगर है, वो मसल्स को यूज़ करने के लिए इंसुलिन की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम रेस्टिंग फेज़ में रहते हैं, तब जो मसल्स हमारी और बॉडी जो शुगर है, उसको यूज़ करने के लिए हमें इंसुलिन लेना पड़ता है। चाहे वो इंसुलिन दवाई से लें या इंसुलिन से लें। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं, चलते हैं, घूमते फिरते हैं, तब मसल्स को इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो ऑटोमेटिकली सारा शुगर यूज़ कर लेते हैं। तो हमारा डायबिटीज़ ठीक हो जाता है। ब्लड प्रेशर में भी अपनी जो आर्टरीज़ होती हैं, जो धमनी और शिरा हैं, वो हार्ड हो जाती हैं, तो उसको प्लाएबल और सॉफ्ट बनाने के लिए कि उसके अंदर कंटिन्यूअस मोशन होता रहना चाहिए। तो वो वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज उसके लिए। और हमारे सब पेशेंट्स होते हैं, वो ओल्ड एज वाले होते हैं। आई वुड से कि मोर देन 90% लोगों को तो बीपी होता है, ऑलमोस्ट 40-50% लोगों को शुगर भी होता है, 10-15% पेशेंट्स को हार्ट की प्रॉब्लम भी होती है। पर इन सब का चलने से काफ़ी ज़्यादा उनकी मेडिकल कंडीशन इम्प्रूव हो जाती है। सर यहाँ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद हमें अब्रॉड जाना होता है तो उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? हाँ, अब आज के ज़माने में तो नी रिप्लेसमेंट अप्रोक्सीमेटली 30 लाख नी सर्जरीज हर साल होती है। 30 लाख 3 मिलियन नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज हर साल होती हैं। और पेशेंट्स तो ये कह के ऑपरेशन कराते हैं कि साहब हमको फॉरेन घूमने जाना है, मेरी बेटी की डिलीवरी है अमेरिका में, इसलिए मुझे जाना है। आप आराम से जा सकते हैं, आपको मज़ा आएगा, आप आराम से चल पाएंगे, एयरपोर्ट पे भी चल पाएंगे और घूमने फिरने में भी चल पाएंगे, तो उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। रिप्लेसमेंट सर्जरी में पेन कितना होता है वो पेशेंट पे डिपेंड है? हाँ, ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि मैं नी रिप्लेसमेंट कराती हूँ तो मुझे तो बहुत दर्द होता है, जान निकल जाती है। पर आप विश्वास मानिए, ऐसा कोई दर्द नहीं होता है। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आप प्रैक्टिकली पेन फ्री होते हैं। मैं ज़ीरो पेन की आपको मतलब मैं इतना डॉगमेटिकली नहीं बोलूँगा, पर हाँ, प्रैक्टिकली ज़ीरो पेन होता है। आप तुरंत मूवमेंट करने लग जाते हैं, आपको ये फीलिंग आती है कि मैंने पहले क्यों नहीं करा लिया। तो पेन तो क्योंकि हमारे आर्मामेंटेरियम में बहुत सारी मेडिसिन्स, ब्लॉक्स, एपिड्यूरल, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, आपको बिल्कुल पेन नहीं होता है। हाँ, एक और क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि फिज़ियोथेरेपी में पेन होता है। फिज़ियोथेरेपी जब आता है तो हमारी जान निकाल देता है और इतना ज़्यादा पेन होता है। पर ये बहुत गलत आपको ये भ्रांति है कि फिज़ियोथेरेपी में पेन होता है। अगर सर्जरी प्रॉपर्ली करी गई है, अगर आपका फिज़ियोथेरेपिस्ट ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड है, तो फिज़ियोथेरेपी में आपको पेन नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट अगर आपको फिज़ियोथेरेपी में पेन हो रहा है या एक्सरसाइज करने में पेन हो रहा है, इसका मतलब या तो आप कुछ गलत एक्सरसाइज कर रहे हैं या गलत तरीके से कर रहे हैं। मेरी प्रैक्टिस में तो मुझे पेशेंट्स को हाथ जोड़ के बोलना पड़ता है कि अब बहुत हो गया, अब आप प्लीज़ फिज़ियोथेरेपी बंद करिए। पर पेशेंट्स दे एंजॉय डूइंग फिज़ियोथेरेपी आफ्टर सर्जरी। दर्द नहीं होता है। सर सर्जरी के बाद हम सीढ़ी चढ़ सकते हैं? हाँ, एक अमूमन एक क्वेश्चन होता है कि मेरी इनकैपेसिटी क्या रहेगी, मैं क्या नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, वो क्या होता है? देखिए, आप मर्ज़ी आप उतना चल सकते हैं। पेशेंट 18-18, 20-20 किलोमीटर चलते हैं।
आपको शिखर जी का शायद आइडिया होगा। मेरे कुछ पेशेंट्स वहाँ शिखर जी मतलब 18 घंटे वॉकिंग, सीढ़ी चढ़ना उतरना और चलना खड़े रहना वो सब होता है, वो तक यात्रा करके आए हैं। कुछ पेशेंट्स मानसरोवर जाके आए हैं, वैष्णो देवी जाके आए हैं। पहाड़ पे मंदिर में तो मतलब काफ़ी सारे पेशेंट्स जाते हैं। तो हमारी तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। इनफैक्ट आपको ज़रूरत पड़े, कभी इमरजेंसी हो तो ज़मीन पे भी बैठ सकते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप ज़मीन पे बैठ के आप खड़े होते हैं तब आपकी बॉडी का 12 से 15 गुना जो लोड है वो जॉइंट के ऊपर आता है। तो हो सकता है जॉइंट की लाइफ कम हो, जो 30-40 साल चलना चाहिए वो थोड़ा कम हो जाएगा। पर ऐसे कुछ कि तुरंत ही कोई टूट जाएगा या कुछ बिगड़ जाएगा या कुछ खिसक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप आलती-पालती मार के ऊपर आराम से रोज़ बैठ सकते हैं। कभी-कभार आपको इमरजेंसी है तो ज़मीन पे भी बैठ सकते हैं। आप आराम से कार चला सकते हैं, टू व्हीलर चला सकते हैं, है ना? मर्ज़ी है उतनी सीढ़ी चढ़ सकते हैं, डांस कर सकते हैं, आगे झुक सकते हैं, वज़न उठा सकते हैं, कोई प्रकार की इनकैपेसिटी नहीं होती है। सर ये नी रिप्लेसमेंट में क्या करते हो? देखिए, जब ये अपना जो नॉर्मल जॉइंट होता है, इसमें क्या है, ये जो बोन्स हैं, उसके ऊपर ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ये एक्चुअली कार्टिलेज होता है, जिसको हम हाइलाइन कार्टिलेज बोलते हैं। ये अपने हर एक जॉइंट में होता है और ये स्पेसिफिक होता है। ये अपना इस तरीके का कार्टिलेज है कि रीजनरेट नहीं हो सकता है। तो एक बार जब डैमेज हो जाता है, तो वो परमानेंट होता है। तो इस प्रकार से हाइलाइन कार्टिलेज ऊपर होता है, ये फीमर बोन है ऊपर की, जो जिसको थाई बोन बोलते हैं। और नीचे जो होता है टिबिया पे, उसमें ये वाइट कलर के ऐसे मेनिस्कस होते हैं। ये मेनिस्कल कार्टिलेज अलग होता है, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। जो गद्दी है हमारी बॉडी में, हमारे जॉइंट्स में जो गद्दी होती है वो मेनिस्कस होती है। तो जब जॉइंट घिसता है तब ये ब्लू कलर का कार्टिलेज भी चला जाता है और ये मेनिस्कस भी घिस जाते हैं। आप इसमें देख पाएंगे कि ये जो ब्लू कलर का कार्टिलेज है ये पूरा निकल गया है और नीचे से ये जो रेड कलर की बोन है ये बाहर आ गई है। अब आप इमेजिन करिए कि जब ये रेड बोन जो है जब आपस में घिसती होगी तब कितना सीवियर पेन होता है। पेशेंट बिल्कुल चल ही नहीं पाता है, इनकैपेसिटेटेड हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि जो ये डैमेज हुआ हुआ पोर्शन है उसको निकाल के पूरा ऐसे फ्रेशन अप कर देते हैं। मतलब जो डैमेज पोर्शन है उसी को निकालते हैं, अलग से कुछ चेंज नहीं होता है। खाली ये नीचे वाले टिबिया बोन से ऐसे फ्लैट निकाल देते हैं और इस तरीके से पैगोल बना देते हैं। और सिमिलरली ऊपर फीमर कार्टिलेज में भी इस तरीके से बोन को काट के जो डैमेज पोर्शन होता है उसी को निकाला जाता है और उसमें ये ऊपर और नीचे ये मेटल का पार्ट आ जाता है और बीच में ये प्लास्टिक आ जाता है। तो ये जो मूवमेंट होता है ये बोन पर नहीं होता है, न कि मेटल पर होता है, ये मेटल और प्लास्टिक के बीच में होता है। तो एकदम स्मूथ होता है, पेशेंट को लगता है मुझे नया जीवन मिला है। अलाइनमेंट जो बिगड़ गया है वो भी स्ट्रेट हो जाता है। इस तरीके से हम लोग नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं। सर एक्सरे देख के कैसे पता चलेगा कि ऑपरेशन करने की जरूरत है कि नहीं है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली बहुत आसान है। आप देखेंगे कि ये हमारे ऊपर फीमर है, थाई बोन, और ये नीचे शिन बोन, टिबिया है। इन दोनों के बीच में जो है ये हमारा जॉइंट होता है। आप ये देखेंगे कि दोनों हड्डी के बीच में जो गैप दिख रहा है वो नॉर्मली अपने होना चाहिए। अपन देशी भाषा में लोग बोलते हैं कि गैप हो गया, पर एक्चुअली गैप नेचुरली होता है और ये होता है तब अपना जॉइंट नॉर्मल कहलाता है। जब घिसता है तो आप ये देखिए कि जो ये गैप है ये यहाँ पे ऐसा खत्म हो गया है। ये हड्डी से हड्डी बहुत बुरी तरह से चिपकती है, घिसती है, रगड़ती है, इससे आवाज़ आती है और ये टूट टूट के छोटे छोटे पीसेस भी बनती जाती है। जब इस तरीके की सिचुएशन होती है तब हम रिप्लेसमेंट करते हैं, जिसमें डैमेज पोर्शन को निकाल के ये ऊपर फीमर पार्ट और नीचे ये टिबिया पार्ट लगा देते हैं और ये गैप पूरा रिक्रिएट हो जाता है। ये गैप जो दिख रहा है वो बेसिकली प्लास्टिक होता है। तो मेटल और प्लास्टिक के बीच में मूवमेंट होता है, जिससे मूवमेंट एकदम स्मूथ होता है, पेन फ्री होता है, अलाइनमेंट भी ठीक हो जाता है और पेशेंट को नई जिंदगी मिलती है।